इस ई कोर्स के एक और महत्वपूर्ण लेकिन दिलचस्प मॉड्यूल में दर्शकों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साधारणतया होने वाले कैंसरों जैसे सर्वाइकल, ब्रेस्ट और ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले स्क्रीनिंग शब्द को समझें। स्क्रीनिंग का मतलब है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिनमें कोई बीमारी के लक्षण ना दिख रहे हों, फिर भी उनकी जांच करके यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें से किन किन को कोई खतरनाक बीमारी होने की संभावना है, ताकि समय रहते उसका समुचित उपचार किया जा सके। स्क्रीनिंग टेस्ट बीमारी का निवारण नहीं करता है, लेकिन इसका उपयोग उन लोगों की पहचान करने के लिए किया जाता है जिनमें बीमारी की उपस्थिति या अनुपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आगे की जांच की आवश्यकता होती है। शुरुआती पता लगाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कैंसर जल्दी पकड़ में आता है तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है, पर जब तक लक्षण प्रकट होते हैं तब तक कैंसर फैल चुका होता है और फिर उसका इलाज कठिन हो जाता है। यानी कैंसर का जल्दी पता लगाने से सफल इलाज की संभावना बढ़ जाती है। स्क्रीनिंग और समय रहते जांच के बारे में जागरूकता होने से कैंसर का जल्द पता लगाने में मदद मिलती है। कैंसर के स्वाभाविक संकेतों को पहचानने और तुरंत कार्रवाई करने से शीघ्र इलाज संभव होता है। हमारी मित्र कोशिका स्क्रीनिंग के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। आइए उसका स्वागत करें। दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ निधि, मुझे यह जानने में बहुत दिलचस्पी है कि कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। मुझे आशा है कि हमारे दर्शक भी ये जानने के लिए उतावले होंगे। बिल्कुल, तो आज हम इस मॉड्यूल में सर्वाइकल, ब्रेस्ट और ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे देश में लगभग 40% कैंसर के रोगी इन तीनों में से किसी एक से पीड़ित होते हैं और ये सभी जीवन शैली आधारित कैंसर हैं। तो हम शुरू करें? जरूर, आइए सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर को लें। सर्विक्स गर्भाशय का वह हिस्सा होता है जो गर्भाशय को योनि अर्थात वेजाइना से अलग करता है। सर्विक्स के कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट स्पष्ट रूप से स्वस्थ महिलाओं में किया जाता है। इससे सर्विक्स में होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला पैप्समियर, दूसरा VIA एवं VILI और तीसरा HPV DNA। HPV DNA टेस्ट केवल डॉक्टर के आदेश पर ही किया जाता है। लेकिन निधि, क्या कोई ऐसा विशिष्ट परीक्षण है जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्क्रीनिंग कैंप्स में किया जा रहा है? बिल्कुल कोशिका, VIA टेस्ट से सर्वाइकल कैंसर की जांच तुरंत की जा सकती है। VIA टेस्ट से सर्विक्स के कैंसर के 2 सामान्य लक्षणों के बारे में आसानी से पता चल जाता है। वे हैं सर्विक्स में कैंसर से पहले होने वाले घाव यानी प्री कैंसरस लीजन्स और सर्विक्स में फैली शुरुआती असामान्य कोशिकाएं यानी अर्ली इन्वेजिव कैंसर। VIA के परिणाम तुरंत पता चल जाते हैं और इसके लिए किसी प्रयोगशाला की भी आवश्यकता नहीं होती। इसे स्क्रीन एंड ट्रीट अप्रोच भी कहा जाता है, परंतु यह केवल तभी प्रभावी होता है जब घाव को तुरंत दाग कर सुरक्षित कर दिया जाए। तो यदि किसी को पता चले कि उसे कैंसर है तो? जिन महिलाओं को VIA पॉजिटिव पाया जाता है उनका क्रायोथेरेपी या थर्मल कोएगुलेशन से इलाज किया जा सकता है। यह एक सरल उपचार पद्धति है जो एक ही बार में संक्रमण या इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती है। इन महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे 1 वर्ष बाद फॉलोअप के लिए स्वास्थ्य केंद्र जरूर आएं, जहां VIA को दोहराकर पुनः जांच की जा सकती है। यह तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारी सरकार कैंसर की जांच और उसके तुरंत निवारण के लिए इस तरह कदम उठा रही है। हाँ कोशिका,
हमारे पास एक और स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे पैप्समियर टेस्ट कहा जाता है, जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच करने का एक और तरीका है। और इसमें क्या होता है? पैप्समियर टेस्ट में सर्विक्स से कुछ कोशिकाओं को निकालकर किसी भी असामान्यता के लिए टेस्ट किया जाता है। पैप्समियर टेस्ट से सर्वाइकल कैंसर का जल्दी पता चल जाता है। इससे सफल इलाज के लिए मौका मिलता है, मगर ये टेस्ट 30 से 65 वर्ष की आयु में ही किए जा सकते हैं। मुझे स्क्रीनिंग के बारे में और अधिक जानना है। हाँ कोशिका, स्क्रीनिंग सच में एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। आओ अब हम स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी स्तन स्व परीक्षा मुख्य है। महिलाओं को 20 वर्ष की आयु से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पकड़ सकें। इसमें वे स्वयं स्तन के माप, आकार या कोई अन्य असामान्यता या बदलाव को देख सकती हैं। स्तन की स्व परीक्षा करने का सबसे अच्छा समय मासिक धर्म समाप्त होने के ठीक बाद है, जब स्तनों में कोई सूजन या टेंडरनेस नहीं होती। 20 वर्ष की आयु के पश्चात सभी महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज के बाद महीने में एक दिन सुनिश्चित कर हर महीने उसी दिन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। अच्छा, स्क्रीनिंग के और अन्य तरीके क्या हैं? अगला है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद वर्ष में एक बार सभी महिलाओं को चिकित्सक द्वारा अपने स्तनों की जांच जरूर करवानी चाहिए। इसमें चिकित्सक सबसे पहले स्तनों के निप्पल, त्वचा, आकार या आकार में असामान्यताओं या परिवर्तनों के लिए आपके स्तनों को जांचते हैं। फिर अपनी उंगलियों का उपयोग करते हुए किसी भी गांठ की उपस्थिति के लिए स्तनों को परखते हैं। वे आपके लिम्फ नोड्स की सूजन के लिए दोनों बाहों के नीचे के क्षेत्र को भी जांच सकते हैं। मैंने एक विशेष एक्सरे के बारे में भी सुना है, जिसे मैमोग्राम कहा जाता है, जिसमें स्तनों को एक ग्लास स्लैब पर रख दिया जाता है और दूसरी ग्लास स्लैब से दबाया जाता है। क्या ये सही है? हाँ कोशिका, तुम बिल्कुल सही हो। ये स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक इमेजिंग तकनीक है। मैमोग्राम 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए चिकित्सकों की पसंदीदा स्क्रीनिंग है, परंतु कम उम्र की महिलाओं के लिए चिकित्सकों द्वारा सघन स्तन ऊतकों की वजह से इसे पसंद नहीं किया जाता है। इसलिए मैमोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रभावी टेस्ट नहीं कहा जा सकता। बहरहाल यह जानना आवश्यक है कि मैमोग्राम से भी 10% लोगों में कैंसर पकड़ में नहीं आता। तो फिर कम उम्र की महिलाओं की स्क्रीनिंग कैसे की जाए? कोशिका, हमारे पास एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड भी है, जो आम तौर पर मैमोग्राफी स्क्रीनिंग पर देखी गई किसी भी असामान्यता को पूरी तरह से पकड़ पाने के लिए काम में लाया जाता है। यह सघन स्तन ऊतकों के कारण युवा महिलाओं में इमेजिंग का उचित और प्रेफर्ड तरीका है। क्या हम एक महत्वपूर्ण कैंसर को भूल तो नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम ओरल कैंसर की ही बात करने वाले हैं। ओरल विजुअल एग्जामिनेशन मुंह के कैंसर के शुरुआती चरणों में किसी भी संदिग्ध प्री कैंसरस घाव की उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग की एक बुनियादी विधि है। इसमें जीभ, तालू और पूरी ओरल कैविटी का दंत चिकित्सकों या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा डिस्पोजेबल उपकरणों के साथ पर्याप्त रोशनी में निरीक्षण किया जाता है। ओह, तो इसका भी आत्म परीक्षण यानी सेल्फ एग्जामिनेशन किया जा सकता है? हाँ कोशिका, जरूर किया जा सकता है। इसकी स्क्रीनिंग के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। जैसे कि स्क्रीनिंग से गुजरने की आयु 30 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए, पर यदि किसी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों का सेवन करने की आदत है तो स्क्रीनिंग पहले भी शुरू की जा सकती है। स्क्रीनिंग हर 5 साल में एक बार होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के मुंह में सफेद या लाल पैच हो तो उसे एक डेंटल सर्जन या ईएनटी विशेषज्ञ के पास जांच के लिए भेजा जा सकता है। उसके बाद संदिग्ध मामलों में विशेषज्ञ घाव की कुछ
कोशिकाओं को कुरेद कर बायोप्सी के लिए भेजते हैं। ओरल कैंसर स्क्रीनिंग में भी अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि वाइटल स्टेनिंग विद टुलिडिन ब्लू और साइटोलॉजी। यह वाइटल स्टेनिंग विद टोलुडिन ब्लू क्या है? टुलिडिन ब्लू एक डाई है जो चुनिंदा ऊतकों पर निशान छोड़ती है जिनमें कैंसर होने की आशंका हो, और यह उपयुक्त बायोप्सी करने की जगह के चयन में भी सहायक होता है। मगर इस परीक्षण पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता और बायोप्सी करके ही कैंसर की पुष्टि की जा सकती है। और वाइटल स्टेनिंग किसे कहते हैं? वाइटल स्टेनिंग में मुंह की गंदगी हटाने के लिए सबसे पहले 20 सेकंड के लिए पानी के साथ 2 बार कुल्ला करवाया जाता है। उसके बाद अतिरिक्त लार को हटाने के लिए 1% एसिटिक एसिड 20 सेकंड के लिए संदिग्ध जगह पर लगाया जाता है। अतिरिक्त लार को हटाने के बाद संदिग्ध जगह पर रुई से 1% टोलिडिन ब्लू लगाया जाता है, जिसे 20 सेकंड रखने के बाद कुल्ला करवाया जाता है। नीले दाग को हटाने के लिए 1% एसिटिक एसिड का उपयोग करके 2 बार कुल्ला करवाया जाता है। यदि गहरे नीले रंग के दाग कुल्ले के बाद भी वहां रह जाएं तो इसे कैंसर के लिए सकारात्मक माना जाता है। यहाँ तक कि रिंजिंग के बाद यानी कुल्ले के बाद एक हल्के नीले रंग का दाग होना भी संदिग्ध है। पर जब कोई रंग नहीं देखा जाता तो घाव को कैंसर मुक्त माना जाता है। स्क्रीनिंग का एक और प्रभावी तरीका है साइटोलॉजी। यह एक स्क्रीनिंग का वैकल्पिक उपाय है, मगर जब शरीर का एक बड़ा भाग संदिग्ध या कैंसरग्रस्त हो तब यह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में बायोप्सी की ही आवश्यकता होती है। इससे कई बार नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, इसलिए यह टेस्ट बहुत विश्वसनीय नहीं है। इसमें एक विशेष ब्रश, जिसे साइटो ब्रश कहते हैं, का उपयोग संदिग्ध अथवा कैंसरग्रस्त क्षेत्र से नमूना लेने के लिए किया जाता है। ब्रश को मामूली दबाव के साथ संदिग्ध क्षेत्र पर घुमाया जाता है। फिर इकट्ठा किए गए नमूने को एक साफ कांच के स्लाइड पर फैलाया जाता है और फिर एक साइटोपैथोलॉजिस्ट द्वारा कंप्यूटरीकृत इमेजिंग सिस्टम के साथ सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को भी यह बहुत रोचक लगी होगी। हाँ कोशिका, लेकिन हमने स्क्रीनिंग के एक महत्वपूर्ण तत्व को छोड़ दिया है और वह है बायोप्सी। हालांकि इसे स्क्रीनिंग कैंप्स में नहीं किया जाता, बायोप्सी को कैंसर का पता लगाने के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय परीक्षण माना जाता है। इसके लिए यदि स्क्रीनिंग कैंप में कोई व्यक्ति को कैंसर होने का शक है तो उसे एक कैंसर विशेषज्ञ के पास आगे की जांच और बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। वाह, यह तो बहुत ही रोचक था और महत्वपूर्ण। इसके लिए हमें VIA, VILI, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समेयर, स्तन कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी तथा मुंह के कैंसर के लिए ओरल विजुअल एग्जामिनेशन जैसे सामान्य स्क्रीनिंग टेस्ट याद रखने होंगे। वाह कोशिका, तुमने तो बहुत ही बुद्धिमता से पूरे मॉड्यूल का सारांश बता दिया। दोस्तों, मैं आपको इंडियन कैंसर सोसाइटी के कैंसर डिटेक्शन सेंटर के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि दिल्ली में बाबर रोड पर स्थित है, जहां बहुत ही मामूली लागत में इन आम कैंसरों की जांच की सुविधा उपलब्ध है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि नवंबर के महीने में ये सारे टेस्ट पूरी तरह से मुफ्त हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आपके स्क्रीन पर दी गई है। याद रखें, जल्द जांच, जल्द इलाज। अगले मॉड्यूल में आपसे फिर मुलाकात होगी।